खुश आमदीद। यौम दिफाए पाकिस्तान और यौम शहदाए पाकिस्तान 6 सितंबर के हवाले से पाकिस्तान टेलीविज़न की खुसूसी नशरियात का सिलसिला जारी है। मैं और फारूक हसन आपके सामने मौजूद हैं और अब हम बात करेंगे उन लोगों की जिन पे हमें फ़ख्र है, जिनकी कुर्बानियों की बदौलत आज मैं फारूक आपसे मुखातिब हैं, आप देख रहे हैं इस आज़ाद वतन की आज़ाद फ़िज़ाओं में हम सांस ले रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उन शुहदा की जो कि बेशुमार हैं, लेकिन ख़ास तौर पे उन शुहदा की जिन्हें मुल्क के सबसे बड़े फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया। फ़रा ये हम सब पे कर्ज़ है और वतन की मिट्टी गवाह रहना ये हम सब पे कर्ज़ है कि जो कुर्बानियाँ हमारे बहादुरों ने, हमारे जवानों ने इस मुल्क के दिफा के लिए दी, ये हम सब पे एक कर्ज़ है। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है और हमने तो शायद वो स्ट्रगल उस तरह से नहीं देखी 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो जब ट्रेनें लाशों से भरी हुई आती थीं और जिस तरह से ये मुल्क हमने तहरीक चला के आज़ादी हमने हासिल की है, अगर हम उसकी कदर नहीं करेंगे तो तारीख़ में से हम ख़त्म हो जाएगा हमारा। बिल्कुल। तो लेकिन फारूक, हमने ये ज़रूर देखा है कि किस तरह से मुल्क को दहशत गर्दी का शिकार किया गया, अंदरूनी तौर पर जी अंदरूनी खलफशार का शिकार किया गया और अफवाज पाकिस्तान की और अवाम की, यानी 70,000 जो हमारे जाने हैं, कीमती जाने हैं, उनका नुकसान और वो शहादतें जो है वो यकीनी तौर पर आज तक ना सिर्फ आज़ादी का हुसूल मुश्किल था, बल्कि आज़ादी की बका और आज़ादी को कायम रखना भी एक मुसलसल जद्दोजहद है, जिसमें ये तमाम लोग जो कि आज के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनकी जो कुर्बानियाँ हैं उसको एक्नॉलेज करेंगे और इनके तवस्सुत से उन तमाम लोगों की कुर्बानियों को एक्नॉलेज करेंगे जिनकी कंट्रीब्यूशन है, उन अनसंग हीरोज़ को जिनके नाम अभी इस सेगमेंट में नहीं लिए जा सकेंगे, लेकिन जिनका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा गया है हमारे मुल्क की तारीख में। और फ़रा ऐसे बहुत से जवान भी हैं जिन जो अनसंग हीरोज़ की आपने बात की कि जिनके कारनामे ऐसे हैं कि लेकिन बहुत से लोग उन्हें नहीं जानते। तो आज का दिन उन तमाम गाजियों को, उन तमाम शोहदा को और शोहदा की फैमिलीज़ को सल्यूट करने का, सलाम पेश करने का, जो कि पूरी पाकिस्तानी अवाम पेश कर रही है। और यकीनन आपने फ़रा बिल्कुल सही कहा कि आज हम अगर आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, आज अगर हम सुख की नींद सोते हैं रात को, तो इसकी वजह हमारे वो बहादुर जवान हैं जिन्होंने इस मुल्क की खातिर अपनी जानें दी और अभी भी इस मुल्क की सरहद की का दिफा कर रहे हैं। बेशक एक कुर्बानी तो वो है जो शहीद ने दी, एक कुर्बानी वो होती है जो उसके अहले खाना देते हैं, जो अपना बहुत प्यारा, कोई माँ अपना लख्त जिगर, कोई बहन अपना भाई, कोई बच्चे जो हैं वो अपने वालिद के साय से महरूम होते हैं, और ये वो बड़ी कुर्बानी है जो आज हम इन कुर्बानियों को भी एक्नॉलेज करेंगे। और शुहदा के अहले खाना जो हैं वो हमारे साथ मौजूद जो हैं, उनका तारुफ मैं आपसे कराऊंगी। सबसे पहले हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं नायक सैफ अली जंजुआ शहीद की पोती नईमा कौसर साहिबा, आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जी मेजर अदील, जो कि कैप्टन राजा सरवर शहीद के पोते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैम साहब, खैरियत से हैं आप? आपका शुक्रिया। और फ़ारूक साहब आपके और मैडम फ़रा आपके वसातत से पाकिस्तान टेलीविज़न के भी हम शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने इस मौके पे शहीदों के लवाकिन को याद रखा और ज़िंदा को में अपने शोहदा को हमेशा याद रखती हैं। और ये हमारे लिए एजाज़ है, ये हमारे लिए एजाज़ है कि आप यहाँ पे आए हैं। और हमारे साथ एक और बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा है जनाब साबिर हुसैन, जो शहीद सवार मोहम्मद हुसैन के भाई हैं, निशान हैदर के। बिल्कुल निशान हैदर। ये तमाम जो हमारे साथ मेहमान मौजूद है, ये निशान हैदर पाने वाले जो शुहदा हैं और उनके अजीज़ों का। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जी कारगिल वॉर के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के भाई मोहतरम जनाब अनवर शेर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत खुशी हो रही है मुझे, और मैं फ़रा ट्रांसमिशन में कह रहा हूँ कि आज का दिन मेरी इस मीडिया की तारीख़ में भी बड़ा तारीख़ी इसलिए है कि ऐसे हीरोज़ के साथ, उनकी फैमिलीज़ के साथ मुझे स्टेज शेयर करने का मौका मिल रहा है, जिनको देखने के लिए, जिनसे मिलने के लिए लोग तरसते हैं और हमारी तमाम अवाम इनके लिए दुआएं करते हैं और हम इनके साथ यहाँ पे बैठे हैं। इनके अज़्म हिम्मत और शुजाअत और बहादुरी की दास्तानें जो हैं ये हमने पढ़ी हुई हैं। और फारूक, जो एजाज़ दिया जाता है ना, ये निशान हैदर, ये बड़ा कीमती एजाज़। जी जी बिल्कुल। इसकी फॉर्मेशन के बारे में मेरे ख़्याल में आवाम को हम ये बताएं कि ये निशान हैदर जो है जी, ये जो मेडल होता है, ये दुश्मन के हथियारों को पिघला कर उसका जो लोहा है उसको बनाया जाता है और इसमें कुछ 40% 40% के करीब सोना होता है और बाकी 60% वो तांबा या वो मटेरियल या वो मेटल होता है जो दुश्मन के हथियारों को पिघला कर बनाया जाता है, ताकि यादगार रहे
کہ اس شخص نے جو نشان حیدر شہید جو ہوا ہے اس کو یہ میڈل یہ یاد کرائے گا اس کی فیملی کو کہ کیا بہادری، کیا جواں مردی اور کیا شجاعت کی داستان اس نے دشمن کے خلاف رقم کی. اور جو نسبت ہے نا اس کی حضرت علی کرم اللہ وجہہ حیدر کرار سے، جی ہاں جی، وہ اس کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ جو نشان حیدر کا لقب جو ہے وہ پانا اور یہ اعزاز حاصل کرنا، یہ نہ صرف فوجی اعزاز بہت بڑا ہے بلکہ بحیثیت مسلمان بھی ہمارے لیے ایک بڑی تسکین قلب کا ذریعہ اور باعث ہے. سو ہیونگ سیڈ دیٹ، ہم اپنے مہمان جو ہیں بالکل ان سے گفتگو کی طرف چلیں گے. سیف علی جنجوعہ شہید یہ 1922 میں ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے. 1940 میں فوج میں شمولیت اختیار کی. 1948 میں یعنی قیام پاکستان کے فوراً بعد کشمیر رجمنٹ کی جانب سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے اور اس وقت ان کی عمر صرف 26 سال تھی. ان کو ہلال کشمیر سے نوازا گیا تھا جو کہ نشان حیدر کے برابر شمار ہوتا ہے. اور ان کی پوتی جو ہیں وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر، تو ان کے ساتھ ہم گفتگو جو ہے شروع کریں گے. السلام علیکم. مجھے بتائیے گا کہ آپ نے اپنے یعنی دادا جی کو تو ان کی داستانیں ہی سنی ہوں گی. ہاں جی بالکل. لیکن 26 سال کی عمر میں جب وہ شہید ہوئے تو اس وقت آپ کے والد موجود تھے؟ ایک ہی بھائی تھے یا اور بھی بہن بھائی تھے؟ نہیں، اس وقت میرے والد تھے، میری پھپھو تھی 5 سال کی. اچھا. اور میرے والد تھے 2 سال کے، اور دوسرے میرے جو انکل ہیں وہ 6 ماہ کا تھے. اچھا جی. سو آپ کے والد جو ہیں وہ 2 سال کے تھے؟ 2 سال کے تھے. سو اس کا مطلب ہے والد کو وہ تمام یادیں ہوں گی کہ یتیمی میں یا والد کا سایہ سر پہ نہ ہو، اور ایک باپ جس نے وطن کی خاطر اپنی جان قربان کی ہو تو کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ گزاری. جی میم، وہ یہ سارا کریڈٹ میرے والد صاحب کو جاتا ہے. یہ جو نام اپگریڈ ہوا ہے 50 سال کے بعد، میرے والد صاحب نے بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، اور اس کے بعد جو ہے نا 50 سال کے بعد یہ نام ہمارے سامنے آیا ہے. مجھے بڑا فخر ہے کہ میں ایک شہید کی پوتی ہوں، اور مجھے فخر ہے کہ آج میں جس اسٹیج پہ بیٹھی ہوں میں اس نشان حیدر کی وجہ سے بیٹھی ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا جی، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. میں تھوڑا سا پہلے بیک گراؤنڈ دیتا چلوں. کیپٹن سرور شہید کے حوالے سے ہم سب نے اپنی ٹیکسٹ بکس میں کیپٹن سرور شہید کے حوالے سے بہت سی باتیں پڑھی ہیں اور ٹیکسٹ کا بھی حصہ ہے. یہ راولپنڈی میں پیدا ہوئے سن 1910 میں، اور 1944 میں پنجاب ریجیمنٹ میں شامل ہوئے. 1948 میں کشمیر آپریشن کے دوران اڑی کے مقام پر بہادری سے لڑتے ہوئے انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا. کیپٹن سرور شہید کے بھتیجے میجر عدیل سے راجہ سرور صاحب کی شخصیت کے بارے میں جانتے ہیں. اور میں آپ سے میزر پوچھنا چاہوں گا کہ کون سی خوبیاں، ویسے تو لاتعداد ہوں گی آبویسلی، اور یہ تو لیکن پھر بھی کون سی ایسی یونیک خوبی آپ نے ان میں دیکھی جو انہیں عام انسان سے مختلف بناتے ہیں اور جو انہیں نشان حیدر تک پہنچایا جنہوں؟ جی، سب سے پہلے تو مجھے بہت فخر ہے اپنے دادا پہ کہ انہوں نے پاکستان کا پہلا نشان حیدر حاصل کیا. اور جو مجھے اپنے بزرگوں سے، کیونکہ 1948 میں وہ شہید ہوئے، اس ٹائم میرے والد صاحب بھی 8 سال کے تھے، تو جو میں نے اپنے بزرگوں سے اور گائے بگائے آنے والے آرمی آفیسرز کی زبانی سنا ہے کہ وہ ایک تو 5 وقت کے نمازی ہوتے تھے، اور اس کے علاوہ سخی تھے. لوگ انہیں سخی سرور کے نام سے بھی جانتے تھے. اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی مانگنے والا آئے اس کو وہ خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے تھے. ایک دفعہ یہ ہوا کہ وہ ٹانگے میں آ رہے تھے تو رستے میں ایک مانگنے والا گزرا، تو وہ اس کو اس ٹائم ان کے پاس ریزگاری نہیں تھی تو وہ انہیں دے نہیں سکے. بعد میں انہوں نے ٹانگے والے کو کہا گھر پہنچنے کے بعد دوبارہ اس کو ڈھونڈنے چلتے ہیں، تو وہ شام تک اس کو ڈھونڈتے رہے. اور شام کو جب وہ ملے تو انہوں نے اس کو ایک کمبل ڈونیٹ کیا، اس کے علاوہ جو اپنے ذاتی پیسے جو ہیں وہ دیے. تو اس لحاظ سے وہ کافی ان میں یہ سخاوت کی خوبیاں تھیں. اس کے علاوہ وہ اپنے رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے ہوتے تھے. جب بھی وہ چھٹی پہ آتے تھے تو اپنے قریبی رشتہ داروں اور ایون کے گاؤں والوں کے لیے بھی وہ فروٹ وغیرہ لے کے آتے تھے اور ان کو ڈونیٹ کرتے ہوتے تھے. اس کے علاوہ وہ یتیم جو بچے ہوتے تھے ان کی وہ پرورش اور ان کی اسکول کی فیس وغیرہ بھی وہ اپنی ذاتی سیلری میں سے دیتے ہوتے تھے. تو شہادت سے 7 دن پہلے انہوں نے ایک بار تہجد پڑھنے کے بعد دعا مانگ رہے تھے، تو ان کے روم میٹ تھے، انہوں نے دیکھ لیا دعا مانگتے ہوئے. تو دوسرے دن جب میس میں سارے افسر بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ میرے روم میٹ رات کو دعا مانگ رہے تھے اور رو رہے تھے. تو ان سے پوچھا جائے کہ وہ میں نے تو پوچھا ہے، انہوں نے نہیں بتایا. تو پھر باقی آفیسرز نے بھی ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے آج دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حج کی سعادت نصیب فرمائے یا مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے. تو ان کے ٹھیک 7 دنوں بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کی جو ہے خواہش وہ پوری کر دی.
اچھا جیسے آپ بتا رہے ہیں اور آئی ایم شور یہ ساری داستان جو ہے تمام شہداء کے لواحقین ہمیں بتائیں گے، اس لیے کہ جو شہید ہے جس نے ہائیسٹ سیکریفائز جو شخص دیتا ہے وہ روح اور وہ انسان بہت خاص ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی زندگیوں میں اپنی باقی ذمہ داریاں بھی بہت جسے کہنا چاہیے اعلیٰ طریقے سے نبھا رہے ہوتے ہیں. اگر وہ بیٹے ہوتے ہیں تو بڑے فرما بردار بیٹے ہوتے ہیں، اگر وہ والد ہوتے ہیں تو بڑے ذمہ دار والد ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے اگر وہ سپاہی ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، افسر ہوتے ہیں تو وہاں پر وہ اپنا کام بڑی تندہی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ سیم گوز فار میرے اگلے مہمان جو کہ بھائی ہیں سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کے. سوار محمد حسین شہید 8 جون 1949 کو راولپنڈی میں پیدا ہوئے. 17 سال کی عمر میں فوج میں شامل ہوئے تھے. 1971 کی جنگ میں وہ فوج کے جو گولہ بارود کی ترسیل ہے اس میں ان کی ڈیوٹی تھی، اور ان کی ڈیوٹی نہیں تھی کہ وہ ڈائریکٹلی وار میں آئیں، لیکن ان کی نشاندہی اتنی زبردست تھی کہ تاک تاک کے نشانے جو ہیں انہوں نے لگوائے، اور ہندوستان کے 16 ٹینکس جو ہیں وہ ان کی نشاندہی کے اوپر نشانے لگانے پر ہوئے. پھر ان کو ٹارگٹ کر کے جیسے کہتے ہیں 1971 10 دسمبر 1971 کو انہیں شہید کیا گیا. ہندوستانی فوج کی شیلنگ سے شہید ہوئے. پہلے سپاہی تھے جنہیں نشان حیدر کا جو ہے وہ اعزاز ملا، اور ان کے بھائی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں صابر حسین صاحب. سو ایک شہید کا بھائی ہونا ایک بڑی لیگسی، ایک بڑی فخر کی بات ہے، لیکن والدین کے اوپر بڑی مشکل بھی گزری ہوگی. تو یہ ہم چاہیں گے آپ اپنی جو کیفیات اور اپنے جو جذبات ہیں وہ ہمیں بتا سکیں. اور آپ ان سے کتنے چھوٹے ہیں یہ بھی بتائیے. میرے جو بھائی جیسے آپ نے بتایا ہے کہ یہ 8 جون 1949 میں پیدا ہوئے تھے. صحیح. اور میری جو پیدائش ہے وہ 1973 کی ہے. اور بیچ میں کوئی بہن بھائی نہیں؟ بیچ میں کوئی اور بہن بھائی بھی تھا. تو میرے لیے آنر کی بات تو یہ ہے کہ میں ایک شہید کا بھائی ہوں. یہ پہلے سپاہی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ وہ اس طرح لڑے کہ اس کو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، یعنی کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا میننگ سمجھ آ چکا تھا. اور یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے نا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْأَحْيَاءُ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اور یہ اس نے زندگی کا ایک مقصد سمجھتے ہوئے اپنے جامع شہادت نوش کیا، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. یہ تو نشان حیدر کا اعزاز انہیں 21 دن بعد ملا تھا. صحیح. ٹھیک ہے. میرے والد صاحب ایک ادھر دکان میں موجود تھے. جب انہیں پتہ چلا کہ باہر کوئی گلی میں کوئی ڈاکیا ہے، پوسٹ مین ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ ساتھ جو گاؤں ہے، اس وقت لوگ نشان حیدر تو یہ نہیں تھی، ٹوک پیر بخش تھی. ٹوک پیر بخش میں کوئی بندہ شہید ہوا ہے، میرے پاس اس کی تار موجود ہے، لیکن وہ 2 محمد حسین ہیں. مجھے یہ نہیں پتا چل رہا کون اتنا شہید ہوا ہے. تو میرے والد صاحب دکان سے باہر نکلے تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ یہ کدھر شہید ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی شکر گڑھ سیالکوٹ. یہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا سکرین پہ بھی، سیالکوٹ شکر گڑھ کے بعد پہ. تو انہوں نے کہا یہ میرا ہی بیٹا شہید ہوا ہے. کہتے ہیں چونکہ اب ایک ہی بیٹا تھا، ٹھیک ہے، اور نو ڈاؤٹ کہ ایک غریب فیملی سے بھی بلانگ کرتے تھے. کہتے ہیں میں جب وہاں سے نکلا تو وہاں سے نیچے ایک تالاب ساتھ ہے، اس کے پاس ایک اونچی سی جگہ. جب میں وہاں پہنچا تو میری سکت جواب دے گئی. ٹھیک ہے، بیٹے کی شہادت کا صدمہ ہوا. ٹھیک ہے. کہتے ہیں میں قبلہ رو بیٹھ گیا. بیٹھ کے چونکہ مذہبی گھرانے سے تو وہ شروع سے تھے، تو انہوں نے کہا یا اللہ میں اب تجھ سے یہی سوال کرتا ہوں کہ یہ حسین بھی تیرا تھا، وہ حسین بھی تیرا تھا، اب تو مجھے وہ صبر دے دے جو اس حسین کی فیملی کو ملا تھا. اور کہتے ہیں کہ اتنی اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ عنایت کی کہ جب میں گھر میں پہنچا تو ادھر چونکہ پتہ چل چکا تھا یہ معاملات کا، تو وہ سارے رو رہے تھے. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت دی کہ میں گیا تو وہاں میں نے نعرہ تکبیر لگایا. تو سب نے کہا کہ یہ شاید ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں. تو میں نے کہا میں ذہنی توازن نہیں کھو گیا. بچہ پہلی سے دوسری جماعت میں جاتا ہے تو لوگ اس کو مبارکباد اس کے والدین کو دیتے ہیں کہ پہلی سے دوسری جماعت میں گیا ہے. میرا بیٹا تو میرا کی ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہو گیا، تو آپ مجھے مبارکباد دے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس فیملی پہ، جہاں بھی کوئی بھی فیملی ہو، جب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے تو وہ اس کرم نوازی کا یہ نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس فیملی کو یعنی کہ کہاں سے اٹھا کے کہاں پہ بچھا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا جی، آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. میں تھوڑا سا تعارف کرا دوں جناب. کرنل شیر خان 1 جنوری سن 1970 کو
खैबर पख्तूनख्वा में के इलाके सवाबी में पैदा हुए। सन 1999 में कारगिल की जंग में 17,000 फुट की बुलंदी पर लड़ते हुए इन्होंने शहादत फरमाई। आप खैबर पख्तूनख्वा के पहले फ़ौजी एहलकार थे जिन्होंने निशान हैदर जैसा एजाज़ हासिल किया। इस वक्त स्टूडियोज़ में उनके भाई मौजूद हैं, जनाब अनवर शेर खान साहब, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं आपसे एक बिल्कुल बेसिक सा सवाल, इससे पहले कि हम उनकी शुजात की दास्तान सुने और उनका बचपन कैसा गुजरा, मुझे बताएं, ये कर्नल शेर खान, ये सवाल आपसे अक्सर पूछा गया होगा। अक्सर लोगों में ये कन्फ्यूजन रहती है कि क्या उनका रैंक कैप्टन था या कर्नल था, क्योंकि नाम कर्नल शेर खान है। तो ये नाम के पीछे क्या तारीख है? कर्नल शेर खान कैसे उनका नाम रखा गया, या इस हवाले से थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले वला तक़ूलू लिमन युक़्तल फ़ी सबिलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। बेशक, कोई शक नहीं इन बातों। बेशक। और कर्नल शेर खान, जिस तरह भाई बता रहे थे, 71 में अल्लाह ताला ने हमें निशान हैदर से नवाजा, दूसरे हमारे घराने को कर्नल शेर खान की वलादत में सर। क्योंकि जब शहीद हुए तो मैं उस ज़माने में हांगकांग में था। ओके। तो जब एक बंदे ने मुझे कहा कि यार कर्नल शेर, तो मैंने उसको कहा ये मेरे दादे का ख्वाब था। हकीकत आपको बता दूं, क्योंकि मेरे दादा सन 47 में 48 में श्रीनगर के महाज तक पहुंचे और कश्मीर के लिए लड़ते लड़ते गाजी होकर आए थे। ओके। और दादा ने उसका नाम रखा था कर्नल शेर खान। तो वो लोग कैसे रखा था कर्नल शेर खान? जब इसकी वलादत हुई तो, हालांकि रैंक्स, ये जो आप रैंक की बात कर रहे हैं, ये मेरे दादा खुद दे रहे थे हमें। ओके। क्योंकि जब उसकी वलादत हुई तो इसने कहा कि भाई इसका कर्नल शेर, तो हमने कहा कि दादा नाम तो आपने रख दिया कर्नल शेर, मगर ये तो है अभी बच्चा है, अभी बच्चा है, किस तरह अभी तो फौज में जाएगा, फिर कर्नल बनेगा। ऐसा है ना कि मैं जब हम एक महाज वहीं पर श्रीनगर में हम जा रहे थे, तो एक जगह काफ़ी वो हुई थी, कैजुअल्टियाँ हुई थी, बहुत सारे मुर्दे पड़े हुए थे। तो जो हमारा सीओ था जी, जो कर्नल थे उस ज़माने में, तो मैं उसके पीछे बैठा हूँ, गन मेरे हाथ में है। तो वो जब चढ़ रहा था उसके गली पे, तो ये इंसानों की ये जो हड्डियाँ थी ना, तो नीचे से ये क्रच 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 इस तरह की आवाज़ें आती थी। और 7 कुएं मैंने श्रीनगर में देखे, मेरे दादा बताते थे, जो सिर्फ इंसानों के सिरों से भरे हुए थे। 7 कुएं उस ज़माने में जी। तो उसके बाद आपको पता है 65 भी हमने देखी है, कितनी हमारी पाकिस्तानी। अच्छा, अनवर उनका जो साहब- कमांडिंग ऑफिसर थे, उनका नाम कर्नल शेर खान? जी 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 उनके नाम पे आपके दादा ने? जी, अब मेरे दादा ने उनकी नाम के तवसत से उसने, और वो है भी, ये बाग नहीं हमारे अच्छा आज़ाद अनवर के साहब, ये तो एक यहाँ उसकी उनके- मज़ार भी है, और हमारे उस फैमिली के साथ ताल्लुकात तरम्स भी है, मुनासिब। आते जाते भी हैं। ये तो तो- नाम के हवाले से हो गया ना, लेकिन अगर हम कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की बात करें, तो ये वो हमारे जवान है, हमारा वो शेर है जिसकी बहादुरी का इतराफ़ दुश्मन ने किया। यानी उनको टारगेट किया गया कि वो एक सिपाही, एक ऐसा जवान जो मुतहर्रिक बिजली की तरह दिखाई देता था, और जहाँ पर वो निशाने लगवा रहा था, और कहा गया कि इसको टारगेट करें अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है। और फिर जब उनको देखा, उनका जसद जो खाकी है, तो उनकी चिट्ठी रखी गई कि ये डिज़र्व करते हैं कि इनको हाईएस्ट अवार्ड जो है वो दिया जाए। ये सारी कहानी मेरे सामने 8 सिख बटालियन का वो सिख आज भी मौजूद है, जिस कैंप में मेरा भाई शहीद हुआ था, उसी टाइम मेरे उसके साथ रब्ता हुआ था। और उसने मुझे उस ज़माने में कहा था, इफ़ यू आर ब्रदर कम टू इंडिया, व्हाट यू वांट वी गिव टू यू। मगर मैंने कहा नो, फर्स्ट आई गो माई कंट्री, आई एस माई लीडर, आई एस माई आर्मी, आफ्टर डेथ आई कॉल टू यू। आज भी जिंदा है, और ये शहादत वो आज भी देगा कि बिल्कुल इस भाई ने मुझे फ़ोन किया था। फिर मैं यहाँ आया। मैं सल्यूट करता हूँ अपने पाक आर्मी को, जितनी इज्जत मुझे अनवर शेर साहब आप डिज़र्व करते हैं, ये इज़्ज़त आप डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आप उस फैमिली का, उस ख़ानदान का हिस्सा हैं जिसे निशान हैदर मिला है, और निशान हैदर सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। बिल्कुल, और ये हम सब के लिए आप इतने काबिल एहतराम हैं कि हम अल्फाज में नहीं बयान कर सकते। सकते। मैं यहाँ पे मेजर अदील साहब आपसे पूछना चाहूँगा, मेजर साहब आपने भी फ़ौज ज्वाइन की, जी तो क्या इसके पीछे जज्बा जी अजीज भट्टी शहीद कर? जी बिल्कुल,
यही जज्बा था। और सेकेंडली जब मेरे दादा 1948 में शहीद हुए, उसके बाद मेरे फादर ने अप्लाई किया था 1966 में, तो वो मेडिकली अनफिट हो गए थे और उनके बाद कोई आर्मी में नहीं था। मेरा बड़े भाई MBBS डॉक्टर हैं, दूसरे भाई लंदन में सेटल हो गए हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे शोल्डर्स पे थी कि मैंने लाजमी आर्मी ज्वाइन करनी है और अपने जो दादा जान हैं उनको फॉलो करना है। तो इसी वजह से मैंने ये प्रोफेशन ज्वाइन किया और मेरी लास्ट 16 ईयर सर्विस भी उसी कश्मीर में है जहाँ पे मेरे दादा जान ने पाकिस्तान के लिए फर्स्ट निशान हैदर हासिल किया। तो मेरी अभी रिसेंटली मैं कोयटा मेरी पोस्टिंग हुई है, तो पहले मैंने 16-17 साल जो हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे ही सर्व किया है और उसमें मैंने वॉलंटियर भी किया था कि मैं इसी सेक्टर में रहना चाहता हूँ और ये वजह थी कि मैंने थ्रू आउट कश्मीर बिल्कुल सही। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, है ना हमारे यहाँ तन पाक ने उन्ना मावा दे जिन्ना मावा दे अजाए ने, और तन पाक ने उन्ना पैना दे जिन्ना गोदियाँ वीर खिडाए ने। तो ये जो एक आपने भी जिक्र किया तरबियत का, एक ही बेटा हो तो वालदैन ज़रा डरते हैं कि फ़ौज में ना भेजा जाए, तो वालदैन ने कभी इसका जिक्र किया कि उन्होंने उन्हें फ़ौज में क्यों जाने दिया था, और कभी उन्होंने इसका जिक्र किया हो कि शहीद ने ख़ुद बढ़कर इस ख्वाहिश का इजहार किया हो कि उन्होंने जाना है फ़ौज में, जैसे उन्होंने ख़ुद से वो जिम्मेदारी फ़ौज में ली उस वक्त जो कि उनकी नहीं थी और उसमें वॉलंटियर किया और उसमें उन्हें शहादत जो है वो नसीब हुई। अब मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि मैं तो बाद में पैदा हुआ हूँ, एयर से एविडेंस है मेरे पास, लेकिन ये है कि मैंने सुना है कि जब वो 10th के उन्होंने एग्ज़ाम्स दिए ना, तो वो और उनके एक और दोस्त हैं वो भी रिटायर्ड हो गए हैं, वो भी हमारे 70 के प्लस के, राजा दिलपजीर साहब, ये दोनों कहीं उधर जातलिया हमारा एक कस्बा है वहाँ चले गए। किसी ने कहा कि उधर भर्तियाँ हो रही हैं, ठीक है, इन्होंने नहीं बताया कि हम वैसे कहीं बाहर निकले हुए थे, किसी ने कहा तो वो चले गए उधर। ठीक। अब खुशकिस्मती उनकी ये हुई कि उधर उस दिन 2 ही बंदे उन्होंने सेलेक्ट किए, ठीक है, उनमें एक ये राजा दिलपजीर साहब थे, दूसरे ये मेरे भाई थे, ठीक है। तो अब ज़ाहिर बात है सारा दिन गायब रहे, तो घर वालों ने परेशानी हुई कि पता नहीं किधर गया है, बताया भी नहीं है किधर चला गया। तो जब वो वापस आए शाम को, तो वालिद साहब मेरे सख्त थे, तो उन्होंने कहा सारा दिन आप किधर गायब रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैं हंसते हंसते ना मैं फ़ौज में भर्ती हो गया हूँ। हंसते हंसते? जी जी हंसते हंसते। उन्होंने कहा अभी तूने पेपर दिए हैं, तू ही इतना जवान है जो फ़ौज में भर्ती हो गया, वैसे कर रहा है, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं अब्बा जी असी दोवें भर्ती हुए हैं, ठीक है, और राजा दिलपजीर थे मैं। वालिद साहब कहते मैंने इग्नोर कर दिया कि वैसे कर रहा है, ठीक है। तो क्योंकि मगरब का टाइम था, मैंने कहा चलो जाओ नमाज़ पढ़ो, ठीक है। वो नमाज़ पढ़ के वापस आए, तो मैंने कहा आप सच्ची बताओ ये जो बात कर रहे हो ये ठीक है। उन्होंने कहा जी मैं सच्ची बात कर रहा हूँ कि मैं भर्ती हो गया, ठीक है। फिर वालिद साहब तो चूँकि हमारे 1932 में मेरे नाना अबू थे एक आर्मी में, ठीक है, वो मुझे ये भी नहीं पता कौन सी आर्मी में थे, लेकिन 1932 में। इसके अलावा हमारा आर्मी में कोई नहीं था, वालिद साहब भी आर्मी में नहीं थे। तो वो कहीं गए दूसरे गांव में, तो किसी बंदे से किसी आर्मी पर्सन से इस तरह बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा जी किस में हुए हैं, कौन से शब्द। उन्होंने कहा कह रहा था आर्मर्ड कोर में हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा आर्मर्ड कोर में तो एक ही आपका बेटा है, इतना खूबसूरत भी है, तो ये मेरे ख्याल में आर्मर्ड कोर में तो प्रमोशन बड़ी लेट होती है, ठीक है। उन्होंने कहा जी या मुझे तो नहीं पता, चले जाऊंगा तो पता करूंगा। वो आए तो उन्होंने पूछा भाई से कि यार वो लोग तो कहते हैं आपने आर्मर्ड कोर ज्वाइन किया, तो इसमें प्रमोशन भी नहीं है, तो रिजल्ट का इंतज़ार कर लेते। उन्होंने कहा अब्बा जी लोगों ने छोड़ो, बड़ी प्रमोशन होती, ठीक है। ये ऐसी चीज़ थी। अब ये तो बंदा स्पिरिचुअली जो स्ट्रांग होता है ना, ठीक है, वो ही ऐसी बात कर सकते हैं। उनके नज़दीक प्रमोशन क्या थी, ठीक है, क्या क्राइटेरिया था? वालिद साहब ने कहा चल यार बेटा तेरी खुशी है, तो अब मैं तुझे क्या कह सकता हूँ। नईमा साहिबा, जैसे अभी वो जिक्र कर रहे थे, तो शहीद के जो लवाहिकीन हैं उनका हक बहुत ज़्यादा है इस धरती पर और इसके रहने वालों पर। उन्होंने अपने बहुत प्यारों की कुर्बानी दी होती है।
सो कैसा महसूस होता है जब आपको जब कोई प्राइड पाकिस्तान को मिलता है, और कैसा लगता है जब कोई ऐसी बात सुनने को मिलती है जो अच्छी नहीं लगती आम पाकिस्तानियों को भी, तो शहदा की जो फैमिलीज़ है वो कैसे फिर उसको देखते हैं? जी बहुत फ़ख्र महसूस होता है, क्योंकि हमारी आज़ाद कश्मीर का और आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट का ये वाहिद निशान हैदर है। तो मैंने तो नहीं देखा उनको, लेकिन दादी से मैंने यही वसूल किया है कि वो बहुत बहादुर, बहुत जंगजू थे। वो जब भी जंग पर जाया करते थे कि दुआ करें मैं शहीद हो जाऊँ, मुल्क और मिलत की खातिर और कौम की सरबलंदी के लिए मैं शहीद होना मेरा फ़र्ज़ है। और उन्हीं की दास्तानें या उन्हीं की सुन के शुजात की दास्तानें आप मेरे ख्याल में बड़ी भी हुई होंगी। कोई वाक़या याद है उनका, कोई बताती हो? मेरी दादी जान की ज़बानी मैंने एक चीज़ उनकी वसूल की थी कि लाहौर में एक गुस्ताख था जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर रहा था। उधर से गुजर हुआ नाइक से वली शहीद निशान हैदर का, तो उनसे बर्दाश्त ना हुआ, उन्होंने अपना बेल्ट उतारा और उसको पीटना शुरू कर दिया। इतना पीटा उनको कि वो ज़मीन पर जाके गिरा। उस गुस्ताख ने क्या किया कि वो खड़ा होकर ना नाइक से वली शहीद का जो अंगूठा है ना वो ज़ोर से चबाना शुरू कर दिया। इतना चबाया कि बिल्कुल उनका अंगूठा जब वो नकारा कर दिया। उस वक्त नाइक से वली शहीद ने यह कहा कि या अल्लाह मेरे जिस्म का एक हिस्सा तो कुर्बान हो चुका है, मेरा जिस्म का बाकी जो हिस्सा है वो कब कुर्बान होगा। इतना जज्बा था उनके अंदर शहादत का। बहुत बहुत शुक्रिया बहन आपका, आप आए। मैं सब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कैप्टन कर्नल शेर खान के हवाले से जो बातें बताई। यकीनन हर निशान हैदर की जो आप दास्तान सुन रहे हैं उसमें आपको बहुत सी ऐसी यूनिक क्वालिटीज़, कैपेबिलिटीज़ नज़र आएंगी जो शायद हम में नहीं मौजूद। ये एक ऐसा जज्बा है फरा कि जो हर एक को अल्लाह ताला नहीं बख्शता। बिल्कुल, ये ख़ास चुने हुए लोग होते हैं जो ये शहादत के रुतबे पर फाइज होते हैं। बेशक ये वो एजाज़ है जो अल्लाह ताला के बहुत ख़ास लोगों के हिस्से में आता है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने उनका एजाज़ भी तो देखे ना कि जो अल्लाह की राह में लड़ते हुए मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा हैं, और बेशक अल्लाह के हुजूर अपना रिस्क पाते हैं। सो ये एक ऐसी हयात जावेदा है, वो जैसे सिलाए शहीद क्या है तब वो ताब जावेदाना। सो ये एक अल्लाह ताला के यहाँ अजर अजीम रखने वाली एक कुर्बानी है, एक दर्जा है, और हम बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं ना सिर्फ यहाँ बैठे हुए शहदा के लहाइकीन के ऊपर, बल्कि उन तमाम शहदा की फैमिलीज़ जो कि मौजूद हैं, हमें देख रही हैं या नहीं देख रही हैं, लेकिन जिनकी कुर्बानियाँ और जिनकी वजह से वतन अज़ीज़ का दिफा मुमकिन हुआ। तो सलाम उन तमाम शहीदों को, गाजियों को, उन तमाम लोगों को जिनकी कुर्बानियाँ इस सारे वतन अज़ीज़ की तरक्की में, खुशहाली में और इसकी दिफा में शामिल हाल, और इनकी फैमिलीज़ को भी बिल्कुल जिन्होंने सपोर्ट किया थ्रू आउट। और ऑब्वियसली पर्सनल लॉस तो होता है यकीनन जब कोई शहीद होता है, लेकिन जो मुल्क के लिए, जो कौम के लिए उसकी कुर्बानी करती है, वो शायद हम में से कोई भी अंदाज़ा ना कर सके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। पूरी कौम आपको सलूट पेश करती है। ख़वातीन व हज़रात, हमारी ये ख़ुसूसी ट्रांसमिशन फ़ारूक हसन अफरा सादे के साथ जारी है, यौम दिफा यौम शोहदा के हवाले से। आपने जाना कहीं नहीं है, स्टे ट्यून्ड।